सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली एपिसोड नंबर 251 का पार्ट 2। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, टियांग निंग और अपनी रिंग को जूफेंग को दे देता है, साथ ही निंग को लेकर के जूफेंग और अपनी क्लैन से दूर वॉर को छोड़ करके अकेले चले जाने की बात करता है। और जूफेंग निंग और जीटियांग को छोड़ देने की बात की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद सिस्टर चुचो से हिम्मत देने की कोशिश करती है, मगर जूफेंग उन दोनों रिंग्स को वहीं पर फेंक करके अपने ल्यू क्लैन में वापस आ जाता है और तीनों हाउस लीडर्स को आने वाली वॉर्स की सिचुएशन के बारे में बताने लगता है, साथ ही ग्रैंडमा को चिंता करे बिना रीजनल स्टेट को बड़े ही आसानी से हराने की बात करता है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रैंडमा जूफेंग की बातें सुन करके अपने मन में कहती हैं, तो इस जूफेंग ने कहा है कि ल्यू क्लैन के पास अकेले ही रीजन स्टेट को चुनौती देने की शक्ति है, मगर लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ग्रैंडमा ये सब सोच ही रही होती हैं कि तभी वो रुक जाती हैं और एल्डर ली की ओर देख करके कहती हैं, हाँ, क्योंकि जूफेंग के पास इतनी काबिलियत तो है कि वो एक रेडिएंट स्टेज के पीक लेवल वाले एक्सपर्ट को अपना एल्डर बना सकता है, तो फिर क्या पता वो और क्या क्या नहीं कर सकता। फिर इतना सोचने के बाद ग्रैंड मदर हंसते हुए जूफेंग से कहती हैं, क्योंकि स्टीव और जू अपनी सक्सेस को पाने के लिए बिल्कुल क्लियर हैं, तो अब हम लोग भी आपके निर्देश अनुसार आगे की सारी तैयारियां करेंगे और आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। फिर आगे ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे ये एडमायर तो करना ही होगा कि जब मैंने स्टीव और जू को काफी ज्यादा गुस्से के साथ भरा हुआ देखा तो मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप तब भी वहाँ इतनी ज्यादा गहरी थिंकिंग सोचने में कैपेबल होंगे। सच में मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी। फिर ग्रैंडमा की ये सारी बातें सुन करके जूफेंग उनके सामने अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता है, जिसके बाद ग्रैंड मदर भी जूफेंग की ग्रीटिंग्स लेने के बाद उससे कहती हैं कि ठीक है, तो जूफेंग अब हम लोग चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो सब लोग ल्यू क्लैन से बाहर चले गए होते हैं और फिर उन लोगों के जाने के बाद यूनहाई आगे बढ़ता है और जूफेंग से कहता है कि ब्रदर जू, जब कल मैंने युद्ध की डिक्लेरेशन की तो मैं तुम्हारे लिए उनके इतने ज्यादा कपटी स्वभाव को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि इस चीज के इतने ज्यादा बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे। जूफेंग भी यूनहाई की बातें सुन करके हंसते हुए उससे कहता है कि हाँ, अगर तुम इस सब के बारे में जानते तो तुम पहले ही इस ल्यू क्लैन के हेड बन चुके होते। इसके बाद जूफेंग आगे बोलते हुए कहता है कि यूनहाई, इतने टाइम से डोगु जिनटियान को फॉलो करके तुम्हारे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं और अब तुम इन सारी वॉर टैक्टिक्स के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हो गई हो। ये सब जो भी कुछ तुमने किया वो सब इसी दिन के लिए था, लेकिन इन सब ने तुमको सिर्फ एक टैलेंटेड जनरल के रूप में बनाया है, जो कि तुम्हारे लिए इन सारे क्लैंस के बर्डन्स को झेलने के लिए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इनफ नहीं है। फिर इतना कहकर के जूफेंग सेक्ट लीडर जी के बारे में सोचने लगता है, जो भी कुछ उसने कहा कि 3 साल के बाद वो खुद पर्सनली तौर पर जूफेंग को लेने के लिए आएगा। फिर इस बात को याद करके जूफेंग अपने मन में कहता है कि अगर मैंने यूनहाई को जल्दी से जल्दी इन सभी चीजों के लिए पूरी तरीके से मैच्योर नहीं किया तो जिस समय मैं यहाँ से इन लोगों को छोड़ करके जाऊंगा तो ल्यू क्लैन के ऊपर जल्दी काफी बड़ी डिजास्टर आ जाएगी। इतना सोचने के बाद फिर जूफेंग यूनहाई से कहता है, यूनहाई, तुम्हें आगे सिखाने का ये सबसे परफेक्ट चांस है। फिर जूफेंग आगे कहता है कि यूनहाई, मैं तुम्हें मोनार्च के तरीके सिखाऊंगा कि कैसे एक मोनार्च एक छोटी सी घटना से एक बड़ी पिक्चर का पता लगाता है। यूनहाई भी जूफेंग की ये सारी बातें सुनकर के काफी ज्यादा दंग रह जाता है। उसी वक्त हमारा सीन चेंज होता है और हमें कैनलैंड पवेलियन के लोगों की ओर दिखाया जाता है, जो कि जंगल से होते हुए वापस अपने क्लैन जा रहे होते हैं। वहीं पे लॉन्गजिनियो अपने फादर के पास आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि फादर, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे और मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आया। तो लॉन्गजिनियो की बात सुन उसके फादर भी कहते हैं कि बच्चे, हमारे बीच की वो कंसर्न एक काफी बड़ी ग्रैंड योजना से संबंधित है और अगर तुम इसे इतनी आसानी से समझ पाते तो अब तक तुम हमारे क्लैन के अगले हाउस लॉर्ड बन चुके होते। फिर अपने फादर की ये बात सुन करके लॉन्गजिनियो कहता है कि अगर इस चीज में इतने गहरे विषय हैं तो उस मामले में तो जूफेंग इसे आप सभी को समझा सकता था, जबकि हमें इस बारे में याद दिलाना पड़ा था। तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं है क्या? इतना कह करके लॉन्गजिनियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि हाँ, जूफेंग सच में एक ट्रूली रेयर जीनियस है। मैं इस सब में कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये सोच करके काफी ज्यादा आश्चर्य है कि आखिर वो कहाँ से आया है। फिर लॉन्गजिनियो के फादर आगे बोलते हुए कहते हैं कि एक इतनी चौड़ी गेज के साथ एक यंग लड़का जिसकी कि हम बराबरी भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लॉन्ग वू चैंग
चेंग फेंग भी उसे फंसाने के लिए अपनी करतूतों में इतने ज्यादा नीचे गिर गए। इतना कहकर के लॉन्गजिनियो के फादर ये सब सोचते हुए उससे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि लॉन्गजिनियो अपने मन में जूफेंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि हम दोनों ही बिल्कुल सेम जनरेशन के हैं, लेकिन जबकि जूफेंग का टैलेंट तो हम क्या बाकी के और सभी से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकल गया है। इधर लॉन्गजिनियो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वापस से सीन ल्यू क्लैन में यूनाई और जूफेंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जूफेंग यूनाई से कहता है कि यूनाई, क्या तुम जानते हो कि हमारे पुराने सहयोगी, समर्थक और दुश्मन कौन थे? तो ये सुनकर के यूनाई जूफेंग को बताने लगता है कि हमारी एलाइज यानी कि सहयोगी में से एक क्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस थी, दूसरे स्वॉर्ड मार्केस एब्रॉड थे और जबकि तीसरे वैलिड ड्रैगन पवेलियन थे। बाकी पीछे से मदद करने वालों में से एक इंपीरियल फैमिली और मेरे गॉडफादर मार्शल डूगो थे, और जबकि दुश्मनों में से एक रीजेंट स्टेट और बाकी के तीनों 7 बड़ी फैमिलीज के हाउसेस थे। फिर जूफेंग ये सुनकर के आगे यूनाई से कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि अब हमारे दुश्मन कौन हैं? जूफेंग की ये बात सुन यूनाई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब, क्या अभी भी हमारे वही सेम दुश्मन नहीं हैं? जूफेंग कहता है कि नहीं, वो ऑलरेडी चेंज हो गए हैं। और यूनाई, अब तुम्हें ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि हर आदमी अपना ख्याल रखता है और सहयोगी और दुश्मन कभी भी अपना पल्ला चेंज कर सकता है, और इन सभी पेचीदा टैंगलेंट वेब में सभी को एक साथ जोड़ने का एक ट्रू रीजन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का एक सेम इंटरेस्ट है। जैसे कि यिन और यांग एक दूसरे की प्लेसेस को स्विच करते हैं, ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को सप्रेस करके बार बार स्विच करते हैं, और वही ट्रांसफॉर्मेशन दुश्मन और सहयोगी के बीच में भी सेम तरीके से ही होता है। और अगर अब तुम इस काफी बड़ी ग्रैंड डिजाइन को समझ जाते हो तो तुम कभी भी फेल नहीं होगे, और जबकि इसकी बजाय अगर तुम मिस्टेक से अपने दोस्त को ही अपना दुश्मन समझ लोगे तो इसके अपोजिट तुम हार जाओगे। फिर जूफेंग आगे कहता है कि यही एक रास्ता है जिससे कि हम अपने आसपास की घटनाओं में से एक बड़ी पिक्चर का अनुमान लगा सकते हैं। तो अब आगे क्लैन का हेड बनने के लिए तुम्हें इसे भी जरूर से ही समझना होगा। फिर इतना कहकर के जूफेंग दूसरी ओर मुड़ जाता है और आगे कहता है कि इस समय एसोटेरिक डिबेट की बात करते हुए पहले स्टार्ट में मार्शल डूगो और इंपीरियल फैमिली हमारी बैक सपोर्ट में थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम दोनों का ही एक कॉमन इंटरेस्ट था और वो था रीजन स्टेट से फाइट लड़ना। लेकिन अब जब एसोटेरिक डिबेट के खत्म हो जाने के बाद जब मुझे वो ड्रैगन वेन सोल मिल गई तो ऐसा इंपीरियल फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ड्रैगन वेन सोल उनके अलावा किसी और को मिले। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि अब हमारे एनिमीज अब वही नहीं रहे बल्कि चेंज हो गए हैं। तो अब जूफेंग के इतना कहती है हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसकी आगे की स्टोरी हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही इसका आने वाला नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।